चलिए स्टार्ट करते हैं आज डिफ्लेक्शन ऑफ बार के बारे में। जो आज आपको बताया जाएगा वो किसके बारे में, डिफ्लेक्शन ऑफ बार। और इस तरह से जो हुक्स लॉ की प्रॉपर्टीज है आज नियर अबाउट फिनिश हो जाएगी। कोशिश करते हैं इसको खत्म करने के लिए, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जितने भी एसएससी डीए में क्वेश्चंस आए हुए हैं, गेट में कुछ क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस, कुछ आईएएस के क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ डिफरेंट अदर स्टेट में एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए जाएं जो अदर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बार के बारे में। तो कल हमने आपको बताया था डिफ्लेक्शन ऑफ बार के बारे में कि डिफ्लेक्शन ऑफ जो बार है वो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसमें हमने एक केस पहले आपको बता दिया था, वो क्या था, जो यूनिफॉर्म डाया, यानी इसमें डिफ्लेक्शन में जो आपको पढ़ना है डिफ्लेक्शन में वो है क्या कि ड्यू टू अप्लाइड लोड। एक बार क्या हो सकता है डिफ्लेक्शन कि आप लोड लगा रहे हो किसी भी मेंबर में तब जो डिफ्लेक्शन होता है, या फिर उस मेंबर का जो सेल्फ वेट हो उसके कारण डिफ्लेक्शन हो सकता है। दो क्राइटेरिया में आपको डिफ्लेक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्या कि अप्लाइड लोड के कारण और दूसरा किसके कारण, जो उसका यूनिट वेट है उस वेट के कारण भी उसमें कुछ डिफ्लेक्शंस होते हैं। उस दोनों के बारे में पूछा जाता है। बट क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन अगर चेंज कर दिया जाएगा तो डिफ्लेक्शंस के जो फार्मूले होते हैं या उसका जो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं क्या है। जैसे आपने कल देखा था कि अगर हम क्या करें, एक यूनिफॉर्म डाया का, यानी यहाँ का डाया, यहाँ का डाया, यहाँ का डाया, जितना भी इसका लेंथ है हर जगह इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ए है। ए क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, यल है। इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप सपोज करिए ई है, और इस पे आप जो लोड लगा रहे हो इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगा रहे हो, यानी इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इस एक्सिस के आप अलोंग एक लोड पी लगा रहे हो। तो ऐसा करने से होगा क्या, इस लोड के कारण इस मेंबर में डिफ्लेक्शन होगा। सपोज कीजिए कि अब ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगा, और इसी डिफ्लेक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी यहाँ जो डिफ्लेक्शन हो रहा है डेल्टा यल जो डिफ्लेक्शन है उस कितना हो रहा है उसी के बारे में आपको बताना है। तो उस डिफ्लेक्शन को कैसे निकाल दिया जाए, तो देखिए ये जो डेल्टा यल होता है इसका सबसे पहले हमने कल आपको फार्मूला बताया था कि जो चेंज इन लेंथ होता है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म डाया ड्यू टू अप्लाइड लोड पी। तो डेल्टा ई कल हमने आपको बताया था क्या होता है, पी एल बाई ए ही होता है। इसमें एक चीज हमने आपको बताई कि जो आपका पी बाई ए है, पी बाई ए है, उसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेस बोलते हैं। पी बाई ए को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। यानी डेल्टा यल इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हो यानी सिग्मा बाई ई, यानी इसको हमने सिग्मा बोल दिया, और नीचे क्या है ई है, और आगे क्या है यल है। और ये जो सिग्मा बाई ई है, सिग्मा बाई ई को जब आप हुक्स लॉ में देखोगे तो सिग्मा बाई ई को स्ट्रेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, और उसको इस तरह से एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी यहाँ से जो डिफ्लेक्शन आ गया आपका डेल्टा एल, जो डिफ्लेक्शन है वो इक्वल हो गया स्ट्रेन इनटू क्या, यल। तो यहाँ से आप देखो कि जो डेल्टा एल डिफ्लेक्शन है किसके प्रोपोर्शनल है, यल के प्रोपोर्शनल है। लेकिन कब, जब हम क्या करते हैं कि जो आपका लोड है अप्लाइड लोड और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट हो जाए, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो जो इस बार में डिफ्लेक्शन होगा वो सीधे सीधे मेंबर की लेंथ पे डिपेंडेंट होता है। और यहाँ से हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि सपोज कीजिए कि यदि हम लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, इफ ऑल द अदर प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। अब देखते हैं कि इसमें हमने कुछ चीजें आपको बताई कि जैसे देखिए जो ये सिग्मा है, जो सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा इक्वल टू हमने यहाँ से क्या लिखा, जो लोड लगा रहे थे, और जो इसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन है किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि जब आप इंक्लाइन डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन लोगे तो उस क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और उस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस बनेगा वो अलग होगा, उस पर जो शियर स्ट्रेस लगेगा वो डिफरेंट होगा। वो सारी चीजें हम कहाँ पे देखेंगे, शियर फोर्स प्रिंसिपल स्ट्रेस जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए है, यहाँ पे ए भी, एरिया भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी
इस सेक्शन पे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी आप देखोगे तो जो स्ट्रेस है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अगर स्ट्रेस यूनिफॉर्म है तो देखा जाए यहाँ पे पूरे सेक्शन में जो स्ट्रेस लगेगा वो कितना, P/A, यानी जो सिग्मा की वैल्यू आएगी, ये सिग्मा का ग्राफ है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, P/A। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेस है हर केस में सेम हो। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेस देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है कि इसके लेंथ के अलोंग यहाँ पे तो स्ट्रेसेस क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंट होगा, इसके लेंथ के अलोंग यहाँ, इसके लेंथ के अलोंग स्ट्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो स्ट्रेस तो आपको समझ में आ गया इतना, और डिफ्लेक्शन भी आप जान गए। लेकिन डिफ्लेक्शन हम बता रहे हैं कि डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, यल के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे डिफ्लेक्शन क्या होता है, बढ़ता जाएगा। और इस तरह से ये जो डिफ्लेक्शन का अगर हम ग्राफ देखें, यानी इसमें अगर आप डिफ्लेक्शन का ग्राफ देखोगे तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, डिफ्लेक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये क्या है, डेल्टा यल है। तो ये क्या है, लीनियर, यानी डिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, डिफ्लेक्शन जो है आपका वो क्या है, लीनियर वेरिंग है, लीनियर वेरिंग है, लीनियर वेरी कर रहा है। और जो आपका सिग्मा है वो क्या है, यूनिफॉर्म है इस केस में। ठीक, तो इससे जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इसी तरह से। अब आपसे सीधे सीधे डिफ्लेक्शन तो नहीं पूछेगा इतना आसान कि आप बता दो डिफ्लेक्शन कितना होगा, P/L/A वैल्यू, बहुत कम पूछा जाता है। पर ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इससे में भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि इस केस में जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, जो चेंज इन लेंथ होगा या डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, लीनियर वेरिंग होगा। ठीक, लेकिन क्या इसमें भी लीनियर वेरिंग होगा या नहीं होगा वो आगे हम देखेंगे। अब इस केस के बारे में आपको समझ में आ गया। इससे कुछ चीजें हमने कल आपको बताई थी कि क्या होता है, उसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो जैसे हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमने इस फार्मूले में कुछ टर्म लिखे हैं, जैसे फार्मूले में आप देख रहे होंगे कि जो हमने क्या लिखा है, डेल्टा एल इक्वल टू चेंज इन एल इक्वल टू लोड इनटू PL/AE लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो AE है, इस AE को हम क्या बता रहे हैं, AE को हम बोल रहे हैं, AE आपका क्या कहलाता है, एक्सियल रिजिडिटी कहते हैं इसको, एक्सियल रिजिडिटी बोलते हैं, एक्सियल रिजिडिटी बोलते हैं। और अगर इसी तरह से जो EI होता है वो क्या होता है आपका, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। और इस तरह से GIP जो होता है वो टॉर्सनल रिजिडिटी होता है। ठीक, ये सारी चीजें जब चैप्टर आएगा आपको वहां पढ़ाया जाएगा। बस आप इतना समझिए कि AE क्या होता है, एक्सियल रिजिडिटी है, EI क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, GIP क्या है, टॉर्सनल रिजिडिटी है। अब अगर हम इसी में ऐसे कर दें, AE/L कर दें, यानी पर यूनिट लेंथ ले लें, तो अब इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, सॉरी इसको स्टिफनेस बोला जाता है, एक्सियल स्टिफनेस बोलते हैं। अब इसका जो नाम हो जाएगा इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्टिफनेस बोलते हैं, एक्सियल स्टिफनेस। यानी जब भी पर यूनिट लेंथ की बात कहा जाए तो वहां पे स्टिफनेस होता है। लेंथ की बात जब भी करेंगे पर यूनिट लेंथ तो क्या हो जाएगा, स्टिफनेस को बताता है। ठीक, तो ऐसे आप EI/L करोगे तो इसको आप फ्लेक्सुरल स्टिफनेस बोलते हो, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस बोलते हैं। ये भी हम आगे की चीज़ है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ताकि आपको एक बार थोड़ा रिकॉल हो जाए। इसी तरह से GIP/L होता है, उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस बोलते हैं। ऐसे एक टर्म और आगे आपको देखने को मिलेगा कि एक्सियल जो स्टिफनेस है, इस एक्सियल स्टिफनेस को इन्वर्स कर दो, यानी इसका जो उल्टा होगा, जैसे L/AE, तो L/AE को हम क्या बोलते हैं, जो एक्सियल स्टिफनेस था अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब चेंज होकर इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। इसी तरह से L/EI जब लोगे तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये सारे जो टर्म हैं, ये जैसे एक्सियल रिजिडिटी कहाँ पे यूज होगा, या फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह कहाँ पे यूज होता है, या स्टिफनेस कहाँ पे यूज होगा, तो हम आपको कल बताए थे कि जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो लास्ट वाला जो चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ
स्ट्रक्चर, उसमें एक चैप्टर है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के दो फॉर्म बताए थे हमने, एक तो होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और एक क्या होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में हम ये जो यहाँ पे हमने बताया कि EL/EI को फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, इसी से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड जो मेथड होता है एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा मेथड होता है, फोर्स मेथड होता है या डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, चाहे यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को फोर्स मेथड बोलते हैं, स्टिफनेस मेथड को ये स्टिफनेस मैट्रिक्स। इससे जो स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म होता है और वो जो एनालिसिस होती है उसको हम बोलते हैं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। तो इस तरह से इसका यूज होगा आगे। तो आप एटलीस्ट इसको सब याद रखिए कि इसको क्या बोलते हैं, ये ई को एक्सियल रिजिडिटी, बाकी सिमिलरली सारी चीज़ों को हमने बताया। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो इसके बारे में भी हम एक मिनट बात करते हैं कि इस पे आते हैं हम, यानी इसको कुछ देर बाद, इसके बाद इसको देखते हैं क्योंकि वो क्या है उसके सिमिलर है, ये भी उसके क्या है सिमिलर है। तो अभी तक जो था ड्यू टू अप्लाइड लोड था, हम क्या कर रहे थे सेक्शन पे अप्लाइड लोड लगा रहे थे, तो उसके कारण जो डिफ्लेक्शन हो रहा था PL/AE था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि उसका सेल्फ वेट, जैसे मेंबर था, कहीं मेंबर ऊपर है, कहीं वॉल है, उसके नीचे कोई मेंबर है, तो ये इस मेंबर के कारण इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा। इस डिफ्लेक्शन के बारे में हमको पढ़ना है, तो इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए क्या है वो, तो इसके कारण जो, जैसे सपोज कीजिए कि ये मेंबर है, इस मेंबर का कुछ यूनिट वेट होगा। तो इसकी जो यूनिट वेट होगी, सपोज किया हमने कि क्या होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है, या सिर्फ होमोजीनियस आप समझ सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट वेट है, यूनिट वेट वो हमने गामा से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, गामा से रिप्रेजेंट कर दिया। और गामा इक्वल टू होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को यूनिट वेट बोलते हो, इसको आप किलोमीटर में लिखते हो। ठीक, अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आप सपोज कीजिए ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और इसकी जो लेंथ L है, तब आते हैं इसके डिफ्लेक्शंस के बारे में। तो इसके डिफ्लेक्शंस जो होता है, उस डिफ्लेक्शंस को निकालने के लिए, हालांकि निकालने के लिए तो एग्जाम से आपसे नहीं पूछा जाएगा जनरली, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फाइनल रिजल्ट पूछा जाएगा। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में उसको चेंज करके पूछा जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं कि एक सेक्शन ले रहे हैं, इस तरह से आप अगर एक सेक्शन ले लीजिए, x अगर आप एक सेक्शन लेते हो, तो इसके नीचे जो आपको बार दिख रहा है, इतना जो सेक्शन आपको दिख रहा है, तो इसका वॉल्यूम अगर निकालना हो, और इतनी डिस्टेंस क्या है x है, तो इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने बताया वो क्या है, a है। तो एरिया इंटू लेंथ, जैसे आप लिखते हो कोई इस तरह से सिलेंडर है, तो इसका एरिया लेते हैं, मल्टीप्लाई एच कर देते हो, तो क्या आ जाता है, यानी एरिया इंटू एच जब करते हो तो वॉल्यूम आ जाता है। तो इसका अगर आपको वॉल्यूम लिखना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर वॉल्यूम आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम इक्वल टू लिखोगे आप एरिया इंटू क्या एक्स, इसकी वॉल्यूम हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बिल्कुल। अब अगर इतने सेक्शन का आपको वेट लिखना हो, तो वेट कैसे निकालोगे, जो इसका वेट होगा उसके लिए कैसे निकालते हैं, यूनिट वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे देखिए फार्मूले में, अगर वेट लिखना है तो क्या करोगे, वॉल्यूम से इसके यूनिट वेट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट जब आप करोगे, तो वॉल्यूम को आप लिखते हो एरिया इंटू एक्स, एरिया इंटू एक्स इंटू यूनिट वेट। यानी इसका जो वेट है वो कैसे वेरी कर रहा है, एक्स के अलोंग वेरी कर रहा है। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इसका वेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ तक आपका 1 kg इस पे लोड लग रहा था, और ऊपर जाओगे तो और उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, 3 kg। फाइनल तक जाओगे तो इसका जितना वेट है उतना नीचे उस पर लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि आपको करना क्या है, कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम सिग्मा की बात कर लेते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हो आप, P/E
ए लिखते हो, जो सिग्मा आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, पी बाई ए। तो यहाँ पे आप बताइए कि अगर हम लोड की बात करें तो यहाँ पे कोई लोड अलग से तो आप लगा नहीं रहे हो, उसके वेट के कारण ही लोड लग रहा, तो जो सिग्मा होगा, एरिया आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बाकी जो पी है वो क्या है, वेट है, और वेट इज टू आप लिख रहे हो, ये वाली चीजें लिख रहे हो, तो वेट की जगह आप क्या लिख सकते हो, एरिया गामा पहले लिख लिया, फिर क्या लिखते हो, एक्स। तो एरिया एरिया कट गया, यानी सिग्मा इक्वल टू जो आ गया वो गामा इंटू एक्स आ गया। कोई दिक्कत किसी को, यानी इतनी तो बात आपको समझ में आ रही कि जो इसका स्ट्रेस है वो देखिए सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी एक्स जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते जाओगे इसकी जो स्ट्रेस है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेस बनाए तो स्ट्रेस इसका कैसे वेरी कर रहा है, जैसे देखिए कि नीचे से स्ट्रेस धीरे धीरे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, धीरे धीरे वेरी कर रहा है जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सिग्मा होगा वह 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा जो हो जाएगा, अगर आप एक्स की जगह यल रख दोगे तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू यल। तो गामा इंटू यल वही क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, फाइनल स्ट्रेस जो इसका होगा गामा इंटू यल हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रेस का वेरिएशन है। लेकिन पिछले केस में आपने क्या देखा था, स्ट्रेस क्या था, यूनिफॉर्म था, लेकिन स्ट्रेस यहाँ क्या है, लीनियर वेरी कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, स्ट्रेस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई, स्ट्रेस के बारे में आ गई। अब अगर हम डिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो डिफ्लेक्शन जो होता है, इसका जो डिफ्लेक्शन डेल्टा होता है वो आप क्या लिखते हो, पी एल अपाई पी एल बाई ए, आप इसी तरह से कुछ लिखते हो। तो हम क्या करते हैं, किसी भी सेक्शन पे जो स्मॉल लेंथ हो रहा है उसका, उसके कारण जो डिफ्लेक्शन है उसको हम निकाल लेते हैं, बाकी उसी को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कोई ले लिया मेंबर, उस पर देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन जो आ रहा है जिसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं, सॉरी डेल्टा बोल रहे हैं, तो वहां पे जो डिफ्लेक्शन होगा लोड इंटू डी एक्स बाई ए। तो ए तो आपका कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है, तो वेट की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, यानी इसको आप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, 0 टू एल तक इंटीग्रेट करना है। तो और यहाँ पे जो है वेट रख देना है और डी एक्स कर देना है। तो वेट इसका क्या है, ए एक्स इंटू गामा, ए एक्स इंटू गामा बटा ए, तो आपका ए कट गया और डी एक्स हो गया, गामा आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा, तो गामा बाई ये बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, एक्स डी एक्स बचा। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, जो एक पावर इंक्रीज होता है उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से आप 0 बाई एल कर लोगे, बाकी गामा बाई ई लिखोगे। तो फाइनल जो आंसर जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसका जो डिफ्लेक्शन डेल्टा आएगा वो क्या आ जाएगा, गामा एल स्क्वायर बाई 2ई, गामा एल स्क्वायर बाई 2ई आ गया। ठीक, देखिए कहीं से डाउट हो तो बताइए, आ रहा ना समझ में, हाँ ठीक, वेरी गुड। तो इतना जो डिस्कशन था, इससे जो चीजें आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, देखिए वो जो याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है कि जो आपका गामा होता है, यूनिट वेट जो गामा होगा, सॉरी जो डिफ्लेक्शन होगा, इसका सेल्फ वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा वो गामा एल स्क्वायर बाई 2ई होता है, गामा एल स्क्वायर बाई 2ई। और इसी फार्मूले को ही आपको हमेशा रिमेंबर करना है, इसी से ही जो भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं, जैसे यदि आपसे कह दिया जाए वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर this formula for comparison, for यानी अगर आपको कंपैरिजन करना हो, कंपेयर करना हो, जैसे सपोज कीजिए कि एक फार्मूला और बनेगा तो वो फार्मूला थोड़ा अलग बनता है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इससे आपको क्या, जैसे सपोज कीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ दिस बार इंक्रीज 2 टाइम्स, अगर इसके सारे डायमेंशंस को हम 2 टाइम्स क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। 2 टाइम्स इंक्रीज करने कहने का मतलब क्या है कि इसका जो एरिया था वो भी इंक्रीज कर दो, यल भी इंक्रीज कर दो, तो होगा क्या,
क्या हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सिर्फ देखिए कि एरिया जैसे आप इंक्रीज करोगे 2 टाइम्स करोगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यानी इसका जो फाइनल डिफ्लेक्शन आएगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो फॉर कंपेरिजन डेल्टा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर के होता है, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वायर। ठीक, तो एक फार्मूला और बनता है यहाँ से, वो क्या बनता है, डेल्टा इक्वल टू, जैसे इस पे जो लोड लगाते हो आप, जब अगर W की जगह P ले लो तो यानी जो PL भाई आप A लिखते हो ना वही आपको लिखना, बस P की जगह वेट लिख लो और A लिखना है। फर्क बस इतना है कि जब P लोड लगाते हो या W लोड तो इतना आता है, लेकिन सेल्फ वेट के कारण कुछ डिफ्लेक्शन कम होगा, उसका आधा हो जाता है, कितना हो जाता है, आधा या 50% हो जाता है। तो एक फार्मूला ए भी होता है इस केस में, यानी इतना इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो WL/2A भी होता है, जब आप वैल्यू रख दोगे तो यही आता है फाइनल रिजल्ट। लेकिन हमने आपको बताया कि अगर आपको कुछ भी कंपेयर करना है तो इससे करना है। जैसे खुद सोचिए कि अगर हम कहें कि अगर इसका आर डायमेंशंस इंक्रीज 2 टाइम्स, तो आप ये सोचोगे इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, एरिया भी इंक्रीज कर दिया तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इससे नहीं कंपेयर करना, आपको कंपेयर किससे करना है, इसी फार्मूले से। जब भी आपसे कहे कि अगर इसकी डायमेंशंस इंक्रीज कर दिया जाए 2 टाइम्स तो यही लिखा लगाओगे गामा L स्क्वायर बाई 2E का फार्मूला लगाओगे। बाकी ये फार्मूला आपको कैसे याद रखना है, हमने आपको बताया कि जब आप P लोड लगाते हो या P की जगह आपको W रख लीजिए, तो आप जब W रखोगे तो WL/A ही होता है, तो उतना नहीं होगा डिफ्लेक्शन, सिर्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, और उसी कम का मतलब आधा होगा या 50% होगा। तो उसके लिए आपको नीचे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या लिखते WL/A ही लिखते, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, WL/2A लिखते हो। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया। अब जो ये तीसरा केस है, कोनिकल बार है, कोनिकल जो बार है आपका, इस केस में आपको करना क्या है, जो डिफ्लेक्शन होगा 1/3 ऑफ क्या, 1/3 ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, 1/3 ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यानी इस केस में जो डिफ्लेक्शन हमने लिखा था उसका 1/3 कर लेना है। डेल्टा इक्वल टू 1/3 ऑफ क्या, गामा L स्क्वायर बाई 2E। जैसे आप गामा L स्क्वायर बाई 2E आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो जो आएगा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 करोगे 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा गामा L स्क्वायर बाई E हो जाएगा, या इतना हो गया। या फिर इसी को 1/3 करके आप इस फार्मूले में रखेंगे, जब एक WL/2E था तो वहां पे भी क्या हो जाएगा WL/6E। ये फार्मूला आपको याद रखना, कोई दिक्कत किसी को, ठीक तो है। यहाँ पे ए ही कर दीजिए ना, ए भी, ठीक है। तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इस केस के बारे में, बात करते हैं। तो एक केस और बच रहा, उस केस के बारे में देख लीजिए। तो एक केस क्या है, एक कह रहे हैं कि जैसे अब ये जो बार है आपका एक टेपरिंग डायमेंशंस का है, इस तरह से कुछ है, ऐसे गया ऐसे गया, हालांकि इसको हमने एक बार बताया था कल शायद, एक बार फिर से देख लीजिए। तो आप क्या कर लीजिए, इस कहीं क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, ठीक। तो इतनी डिस्टेंस अगर x है तो x डिस्टेंस में जो इसकी डाया आएगी, यानी यहाँ पे जो डाया होगा, डाया एट x डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, तो वो जो हो रहा है उसको एनालिसिस करने के लिए आप क्या करिए, जैसे d1 ऐसे यूनिफॉर्म मान लीजिए पहले, तो d1 तो होगा ही होगा, उसमें कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो d एट x निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, d1 प्लस जो करना पड़ता है उसमें जो ऐड करना पड़ता है वो क्या है, इसका डिफरेंस लेना है d2/d1, d2 माइनस d1 बाई पूरा यल, इसकी जो लेंथ थी सपोज कीजिए यल है, क्या है, यल है, तो d2/d1 बाई यल, और कितने डिस्टेंस पे आप ले रहे हो, यह डिस्टेंस, तो वही आ जाएगा। अगर आपको उसको चेक करना कि सही है कि नहीं है, तो आप क्या करिए, यक्स को बढ़ा के कहाँ तक लेके चले जाइए, यल तक,
तो यल पे कितना आना चाहिए, D2 आना चाहिए। तो आप खुद देख लो कि x की जगह अगर आप l रख दोगे तो l कट जाएगा। अब D1 प्लस D2 माइनस D1, तो D1 D1 करके क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा। और वो सही भी है कि नहीं? बहुत ट्रिक है इसमें। ट्रिक क्या है, हमने क्या किया, जो स्लोप था उसी स्लोप को आपने पढ़ा होगा, y2 इक्वल टू y1 प्लस mx करके एक जो फार्मूला बनता है वही लिखा हुआ है, क्लास हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है। इसको आप याद करिए कि ऐसे निकाला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा कैसे निकालोगे, यानी इसका जो डाया है चेंज होता जा रहा है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया कांस्टेंट नहीं होगा। कहीं पे देखोगे तो एरिया क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। और जो आप डिफ्लेक्शन लिखते हो वो क्या लिखते हैं, PL बाई ए ही लिखते हैं। तो इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जो फार्मूला आप पहले सिग्मा देख लीजिए, इसका जो सिग्मा होगा, सिग्मा इक्वल टू P बाई ए एक्स। तो ए एक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ए एक्स कैसे चेंज होगा, जैसे यहाँ पे जब आप ए एक्स लिखोगे तो ए एक्स बराबर क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आप पूरी रखोगे ये वाला टर्म, तो यहाँ पे डी एट एक्स रखना पड़ेगा। तो डी एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल कैसा है, जब आप स्क्वायर करोगे तो पैराबोलिक वेरिएशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सिग्मा बाई पी बाई जो ए लिखोगे तो सिग्मा कैसा वेरी करेगा, ये आपका पैराबोलिक वेरिएशन होगा, बोलिक वेरिएशन होगा। क्यों हो रहा है वेरिएशन, इसी एरिया जो है इसका पैराबोलिक नेचर के कारण जो वेरी कर रहा है, इसलिए जो ओवरऑल आएगा सिग्मा वो कैसा वेरिएशन हो जाएगा, पैराबोलिक वेरिएशन होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो हमको ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा क्या जाएगा, तो डिफ्लेक्शन वो पूछा जाएगा, तो वहाँ तक हम देखते हैं क्या है। तो जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा, वो आप लिखते हो, यही लिखोगे, यानी P एरिया एट एक्स इंटू क्या E इंटू डी एक्स। अब इसी को इंटीग्रेट कर लोगे इतना यहाँ तक, तो सिर्फ इस फार्मूले में आपको एरिया एट एक्स रख देना है। एरिया एट एक्स जैसे आप रखोगे, ये वाला एरिया यानी हमने बताया ना, एरिया एट एक्स पाई डी स्क्वायर बाई 4 करके आप जब रखोगे, पूरा एक्स की जगह इतना रखोगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा डिफ्लेक्शन, वो आपको ऐसे दिखेगा, PL बाई पाई ई D1 D2। अब इसको हम कैसे बता रहे हैं कि ऐसे आपको कैसे याद रखना है। आप जो फार्मूला जानते हो, यानी इसका जो के पॉइंट है, आप के पॉइंट इसका कैसे लिख सकते हो, PL बाई ए ही आप लिखते हो, PL बाई ए लिखते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P तो L है ही, साथ साथ में ए की जगह अगर पाई डी स्क्वायर बाई 4 कर दो, यानी एरिया अगर सर्कुलर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, और E लिखना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, D आपका अलग अलग है, D क्या है, अलग है। तो 2 बार D1 D2 लिख दो, यहाँ जहाँ स्क्वायर था उसकी जगह आपको D1 D2 लिखना पड़ेगा। एक बार आप इसको रिलेट कर लीजिएगा तो फार्मूला हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि कैसे वेरिएशन हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो अब कुछ चीजें हैं उसको आप देखिए। जैसे अब यदि हम बात करें आपसे कि ये जो लोड पहले केस में देख रहे थे वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड था, यानी जो पहले केस में जो रिफ्लेक्शन आया था PL बाई ए आपने देखा था, इसमें जो आप लोड अप्लाई कर रहे थे ये क्या था, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड था। कैसा लोड था, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड था। लेकिन अगर आप लोड क्या कर दो, दूसरा एक कंडीशन है, स्पेशल केस है, उस केस को भी आप नोट कर सकते हैं। केस क्या है, स्पेशल केस में क्या है कि if load is applied suddenly, आप लोड को क्या कर रहे हो, सडनली अप्लाइड कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक कोई मेंबर है, आप इस पे चाहते तो लोड ऐसे ही ग्रेजुअली लगा देते, ग्रेजुअली लगाते, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको ग्रेजुअली ना लगाकर सपोज कीजिए यहाँ से कोई एक वेट है, इस पे फ्री फॉल कर रहे हो, तो उस पे जो लगेगा फाइनल आके वो आपका
W हो जाएगा। तो अब इस केस में जो डिफ्लेक्शन आएगा, मान लीजिए यहाँ तक हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका यहाँ तक हो रहा है, ठीक। इस केस में डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम होगा, डेल्टा यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप लोड सडनली अप्लाइड करोगे तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, यानी यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम आएगा। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के कारण PL/A ही आता है, और यहाँ पे कितना आएगा, उसी का 2 टाइम्स हो जाता है। यानी यहाँ पे जब आप लोड लगाते हो तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, कोई भी एनर्जी का लॉस ना होने के कारण यहाँ पे जो डेल्टा होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो 2P के बराबर लोड समझ लीजिए, और L/A, यही आपको ऐसे रिमेम्बर करना है। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट बच रहा था, तो उसको भी खत्म किया जा रहा है कि कैसे उस पर हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कंप्यूटेबिलिटी इक्वेशन एक बनता है, इक्वेशन जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका कोई मेंबर है और इस मेंबर पे आप यहाँ कहीं पे P लोड लगा दिए हो। तो P लोड अगर आपने लगा दिया है तो आपसे रिएक्शन R1 और रिएक्शन R2, तो R1 इक्वल टू कितना होगा, R2 इक्वल टू कितना होगा। तो आप बताइए कि इसमें तो एक जो नॉर्मल इक्वेशन, सॉरी, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनता है वो क्या हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप जानते हो कि समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, तो यहाँ पे समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 कर दोगे, तो Fx इक्वल टू 0 करोगे तो रिएक्शन हमने एक डायरेक्शन में R1 प्लस R2 हो जाएगा। और इसको किसके बराबर करना है, 0, सॉरी, किसके इक्वल है, इधर का जो फोर्स है इधर के फोर्स के इक्वल है, यानी P के, तो इसको P कर सकते हो। एक इक्वेशन तो आपको यहाँ मिल गया, लेकिन अननोन कितने, 2 हैं, R1 R2, तो एक से काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। और वो जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस है वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन फाइनल डिफ्लेक्शन, डेल्टा नेट इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल्टा नेट इक्वल टू 0, यानी डेल्टा नेट क्या है कि जैसे आप लोड लगा लो, लेकिन ये क्या है, वाल है, तो वाल है तो वो तो वाल मूव कर जाएगा नहीं, फिक्स वाल है, तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप क्या कर लीजिए कि जैसे यहाँ से AB मान लीजिए, तो इस सेक्शन में इस सेक्शन का डिफ्लेक्शन प्लस इस सेक्शन का डिफ्लेक्शन, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, डिफ्लेक्शन ऑफ AB प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सेक्शन मानते हैं और उस सेक्शन पे जो लोड लग रहा है, जैसे इस सेक्शन पे आप देखोगे तो R1 और माइनस P, R1 माइनस P, यानी यहाँ आप देखोगे इक्वेशन R1 पहले इस सेक्शन पे देखोगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे एक सेक्शन लिए तो R1 L/A ही हो जाएगा, और प्लस दूसरे में R1 माइनस P/A इक्वल टू 0। तो इससे दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। हालांकि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जो हम कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। बट आज जो भी चीज़ें आपको बताई